हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार आपके सामने एक छोटा टॉपिक लेकर आया हूं, लेकिन हर बार हम टॉपिक के बारे में ही नहीं बात करेंगे, हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब तक हमने डेमो की फॉर्म में बहुत सारी वीडियो अपने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक बेहतरीन सी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की जाए, जिससे कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की बिल्कुल सिस्टम से वीडियो मिलती चली जाए। देखिए, आपको मेनली अभी जो प्लेलिस्ट मिलेगी वो आपको इंडियन पॉलिटी की मिलेगी, यानी कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या भारत के जो आर्टिकल संविधान के हम पढ़ते हैं उनकी आपको वीडियो मिलेगी। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करेंगे, उसकी अपनी एक प्लेलिस्ट होगी। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट अलग होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक अलग होगी। सबसे पहले हम जो लीड सब्जेक्ट हैं, जो बेहतरीन हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये बिल्कुल स्पाइनल है, उनकी शुरुआत करेंगे। इसलिए हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की प्लेलिस्ट एक साथ लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले आज प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इंडियन पॉलिटी जो है, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है या भारतीय संविधान जो है, उसकी प्लेलिस्ट हम आज से शुरू कर रहे हैं। प्लेलिस्ट के लिए आपको बेहद ज़रूरी एक काम करना होगा, आप एक नया रजिस्टर लें और नए रजिस्टर से हमारी इस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग कार्य करते चले जाएं। ये निश्चित तौर पर है कि 40 से 45 क्लास के बाद आप ये देखिएगा कि आपका इंडियन पॉलिटी में क्या कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए, मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक टॉपिक आता है पॉलिटी में, और उस टॉपिक का नाम हम पढ़ते हैं बुक्स में बहुत ज़्यादा, संवैधानिक विकास या भारतीय संविधान का विकास। देखिए, संवैधानिक विकास ये टॉपिक है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बातें, मैं बिल्कुल बाल की खाल निकाल कर बात करूंगा। सबसे पहले संवैधानिक विकास का क्या मामला है। संवैधानिक विकास का मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास। अब भारतीय संविधान का विकास हम देखते हैं कि ग्रेजुअली हुआ है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे हुआ है, ये नहीं हम कह सकते कि एकदम से हो गया। धीरे धीरे कैसे हुआ है कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ देखी, कोई यूनिट देखी, और वो ब्रिटिश संसद द्वारा पास की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका इम्प्लीमेंट या उसे लागू किया भारत की जनता पर। तो 3 फेज में कार्य हुए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम मेनली पढ़ते हैं, उसके बाद 1784 1784 का पढ़ते हैं, फिर 1786, फिर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हम 1947 के अधिनियम तक आते हैं, और हम देखते हैं कि इन लगभग 150 सालों में जितने भी अधिनियम पास किए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, वो किस तरीके से हमने अपने संविधान में अडॉप्ट कर लिए। यानी कि जो जो चीज़ हमें अच्छी लगी अंग्रेजों से की, वो हमने अडॉप्ट कर ली, अपने संविधान में ले ली। और हम ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि भारतीय संविधान के अधिकतम अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये सारी किताबें आपको देंगी, लेकिन आपको वो चीज़ पढ़नी नहीं है, आपको पढ़ना है सिस्टम। देखिए, जब आप सिस्टम पढ़ेंगे तो सिस्टम के अकॉर्डिंग एक चीज़ आएगी। सिस्टम क्या था, व्यवस्था क्या थी, व्यवस्था क्या थी। व्यवस्था में 2 तरीके से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यवस्था का जो सबसे बड़ा रोल है वो है ब्रिटिश संसद और प्लस महारानी, यानी कि महारानी के बिना तो कोई चीज़ है ही नहीं। और इन लोगों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था, ये संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्क सीधा भारत की जनता के ऊपर। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम, मैं आपको बता रहा हूँ व्यवस्था। जो चीज़ मैं बताऊंगा उस चीज़ पर फोकस करेंगे, क्योंकि किताबों में सब कुछ लिखा रखा है। आप कितना भी रटें वो चीज़ समझ नहीं सकते आप रटकर। आप कंसेप्ट समझेंगे तो फिर उनको देखना आप हवा की तरह वो कैसे उड़ जाती हैं। तो मैं सिस्टम आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहीं हम कुछ पढ़ते हैं, लेकिन 1600 में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, यह हिस्ट्री का एक पोर्शन है, और उस समय महारानी एलिजाबेथ थी। ये कॉमन सी बातें हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। और भारत में अकबर का शासनकाल था। ये
कभी बहुत पहले आया करते थे क्वेश्चन के जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब भारत में किसका शासन था। ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए। अब आप अगर नए क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं तो आप व्यवस्था समझें। 1947 तक की व्यवस्था 1600 से कैसे स्टार्ट होती है। देखो 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब इसका उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन भारत की व्यवस्था और भारत के राजाओं का इतना एक दूसरे के प्रति द्वेष था कि इन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया और इनका उद्देश्य बदल गया। इनका उद्देश्य बदलकर क्या हो गया, व्यापार की जगह शासन। ठीक, जब ये 1600 में आए तब इनका उद्देश्य कुछ और था, और जब इन्होंने 1757 प्लासी और 1764 बक्सर के युद्ध जीत लिए तो इनके उद्देश्य चेंज हो गए। यहाँ से यहाँ तक दोनों युद्ध देखो आप, ये आपने पढ़े होंगे। 1757 में प्लासी हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके उद्देश्य चेंज हुए। पहला उद्देश्य इनका व्यापार करना था, दूसरा उद्देश्य इनका शासन करना था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ से एक तरह से प्रमाण मिला या कहाँ से एक तरह से प्रोटेक्शन मिला, तो वो ब्रिटिश संसद और महारानी, इनका क्या था, सहयोग था। तो 3 यूनिट कार्य कर रही हैं। 3 यूनिट कौन सी कार्य कर रही है, एक यूनिट कार्य कर रही है ब्रिटिश संसद प्लस महारानी, एक यूनिट कार्य कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है, और तीसरी यूनिट जो है वो भारत की जनता। ये भोले इंसान, ये अनपढ़ या अशिक्षित लोग उस समय के, इन्हें ये पता ही नहीं था कि तुम्हारा किस प्रकार से शोषण हो रहा है। तो देखिए 3 यूनिट काम कर रही हैं। ये बात ध्यान रखिए कि ये लगभग 1765 की एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के बाद। इसके बाद ये इतने ताकतवर हो गए कि इन्हें शासन के लिए भारत में शासन करने के लिए इन्हें पैसे की जरूरत पड़ी, और पैसे की जरूरत के लिए इस प्राइवेट कंपनी को अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ी। कहां से, ब्रिटिश संसद से। इन्होंने संसद से कहा कि हमें कुछ धन आप उधार दे दो। आप कंसेप्ट समझना। तो ब्रिटिश संसद ने कहा ठीक है, हम आपको कुछ धन जो है उधार देंगे, क्योंकि अब ब्रिटिश संसद को या ब्रिटेन को भी यह डर था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चंद लोग ब्रिटेन पर भी अधिकार कर लें। ये एक डर, ये एक खौफ था। तो ब्रिटिश संसद प्लस महारानी ने कहा कि हम समय समय पर कुछ अधिनियम आपको पास करके देंगे और आप उन अधिनियम का इम्प्लीमेंट, उनको लागू भारत की जनता पर करेंगे। तो ये चीज़ें चलती रही। कहाँ से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक चीज देखो, रेगुलेटिंग एक वर्ड अपने आप निकल कर आ रहा है, मैं एक वर्ड लिख देता हूं, रेगुलेटिंग एक्ट। आप ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का एक्ट है, आप बहुत अच्छे समझते हैं। अब मैं आपको ऐसे ही एक देहाती, एक गांव की लैंग्वेज में एक बात बता रहा हूं कि आप ये समझिए, ये एक गैस है और ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, ये एक गैस है और ये लगा हुआ है रेगुलेटर। अब देखो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट लाए गए, और कहीं ऐसा ना हो कि ये एकदम से, जैसे सिलेंडर एकदम से सारी गैस अगर सिलेंडर के पास भेज देगा तो ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो इन्होंने, यानी कि ब्रिटिश संसद ने प्लस महारानी ने, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को संतुलित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पारित किया 1773 में, जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को कुछ हद तक रेगुलेट किया गया, नियंत्रित किया गया। तो आपके लिए देखो एक अलग बात यह है कि यह बात 1773 की कर रहा हूं मैं। 1773 से व्यवस्था ये चली, यानी कि 3 यूनिट कार्य करती रही। कब से कब तक, 3 यूनिट कार्य करती रही 1600 से लेकर कब तक करती रही, ये मैं आपको दिखाता हूं। अभी ध्यान दें कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसे प्रमुख एक्ट, पहला प्रमुख एक्ट कहते हैं। तो इस प्रमुख एक्ट के तहत जितनी भी चीजें, अब बाद में जितने भी एक्ट आए, सब एक्ट किसे प्राप्त होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ इंप्लीमेंट करती थी, कहाँ लागू करती थी, भारत की जनता पर। लेकिन ये बात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1857 की क्रांति तक चलती रही। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1857 की क्रांति तक चलती रही। यही कारण रहा कि 1857 में
ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से भारत में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। अब देखिए क्या होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की गलती से भारत में 1857 में लाखों लोग मारे गए, तो इसकी वजह से 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, देखो महारानी चेंज होगी, जब महारानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो एलिजाबेथ थे, और जब 1858 का एक्ट आया या घोषणा पत्र आया महारानी का क्रांति के अगले ही साल, तब विक्टोरिया थी, और महारानी विक्टोरिया ने यह कहा कि ईस्ट इंडिया का अंत और भारत पर शासन सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन। यानी कि देखिए 1858 से लेकर 1947 तक केवल 2 यूनिट कार्य कर रही है, एक ब्रिटिश संसद और दूसरा भारत की जनता। लेकिन 1857 से पहले यानी कि 1773 या फिर मान लीजिए आप 1600 से ही, जब से बनी है ये, तब से 1857 की क्रांति तक 3 यूनिट काम करती थी। पहली यूनिट ब्रिटिश संसद, महारानी इनके साथ, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लस भारत की जनता। अब देखो आप लॉजिक समझ रहे होंगे, यानी कि अब एक छोटी सी बात, बहुत बेहतरीन बात और बहुत बढ़िया तरीके से मैं लिखूंगा। जब भी बेटा आप कहीं कोई किताब पढ़ें और ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो आप ये देखना कि ये अधिनियम 1857 की क्रांति से के बाद का एक्ट है। क्या एक्ट मतलब अधिनियम, ये आप जरूर देखिए। और बेटा एक बात जरूर देखिए आप इधर भी, कि अगर 1857 की क्रांति से पहले का अधिनियम, तो देखिए दोनों में क्या अंतर होगा। 1857 को आप बीच की यूनिट मानिए, देखिए कितने अच्छे से आपको समझ आएगा। आप किसी भी किताब में पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर अधिनियम संवैधानिक, इस टॉपिक से संवैधानिक विकास से संबंधित है, अगर अधिनियम 1857 की क्रांति से पहले है, तो अधिनियम कोई भी है उसमें कंपलसरी है कि एक वर्ड आएगा चार्टर। चार्टर का मतलब होता है बेटे प्राइवेट, और प्राइवेट कंपनी अस्तित्व में थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए 1857 से पहले प्रत्येक अधिनियम में चार्टर आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहां अधिनियम लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं 1784 का चार्टर एक्ट, 1786 का चार्टर एक्ट, 1793 का भी ले लो आप, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1843 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। लेकिन इन सब में चार्टर इसलिए लगा क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अस्तित्व में थी। बात समझ आई। और 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने 1858 के घोषणा पत्र से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया। अब भारत पर शासन सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया, यानी कि अब 2 यूनिट कार्य कर रही हैं। इसीलिए ये जो अधिनियम है 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, इनमें एक ही चीज आएगी, या तो इनमें आएगा भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, और या फिर आएगा भारत परिषद अधिनियम। जैसे भारत का भारत परिषद अधिनियम सबसे पहले 1861 का अधिनियम था। तो देखिए अब आपको ये चीज समझ आई होगी कि कहीं तो चार्टर होता है और कहीं भारत सरकार या भारत परिषद। तो इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है 1857 की क्रांति। ठीक, अब हम एक एक एक्ट को पढ़ेंगे क्योंकि प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। जब भी आप कहीं संवैधानिक विकास का टॉपिक पढ़ें तो आप दिमाग में एक ईयर रखें, वो ईयर है 1857। अगर 1857 की क्रांति से पहले का कोई भी अधिनियम है तो ऐसे आंख बंद करें और बेझिझक कहें कि चार्टर अधिनियम है। बात समझ आई? चार्टर क्यों है? क्योंकि उस समय 3 यूनिट कार्य कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद और भारत की जनता। और अगर आपसे कहा जा कि 1857 की क्रांति के बाद का कोई अधिनियम है तो भी आप आंख बंद करके कहें और कहें कि या तो भारत परिषद है या भारत शासन। देखिए ये एक मेथड था, ये एक सिस्टम था, ये एक व्यवस्था थी, और व्यवस्था अगर समझ आएगी तो फिर देखना आपकी तैयारी किस लेवल पर होगी।
देखिए किताबें तो आप बहुत पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके व्यक्तित्व में बदलाव हो। मैं चाहता हूं कि हाँ आपको लगे कि नहीं वास्तव में मैंने जो चीज़ सीखी है उसे मैं एग्जाम हॉल तक लेकर जा सकता हूं। इसे निश्चित तौर पर आप एग्जाम हॉल तक लेकर जा सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं आपको रटाऊं नहीं, बल्कि सिस्टम को समझाऊं। मैं आपको बताऊं कि व्यवस्था किस तरीके से चल रही थी, और व्यवस्था आपने बहुत अच्छे से जान भी ली। आपको सिर्फ एक ही ईयर याद करना है, और वो ईयर है 1857 का। उससे पहले का कोई एक्ट तो चार्टर एक्ट, और उसके बाद का कोई अधिनियम तो भारत सरकार या भारत परिषद। ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। और आज हमने श्री गणेश कर दिया, यानी कि हमने अपनी प्लेलिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरू कर दी। आप सिस्टम से देखते चलेंगे और आप 40 से 45 क्लास के बाद उस कॉन्फिडेंस में होंगे कि आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ डिफरेंट पढ़ा है। और मैं हर एक अपनी क्लास में सिर्फ सिस्टम बताऊंगा, व्यवस्था बताऊंगा, डाटा नहीं बताऊंगा। व्यवस्था अगर आपके माइंड में एक बार सेट होगी फिर डाटा की कोई बड़ी बात नहीं रहती, फिर IQ से आदमी अपने क्वेश्चन कर लेता है। तो ये व्यवस्था ध्यान रखें। और थैंक यू सो मच। कमेंट में बताएं कि आपको कैसी मेरी वीडियो लगी है। थैंक यू।